नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। 17 देशों से 60 प्रतिनिधि होंगे शामिल। सीएम धामी का चमोली दौरा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए पार्टियों की तैयारी पूरी। भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची में यूपी के सीएम योगी भी शामिल। वोटर्स को रिझाने में जुटे प्रत्याशी और कार्यकर्ता। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट का याचिकाकर्ताओं को निर्देश। 4 हफ्ते में शपथ पत्र करें दाखिल। और आज उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में छाया हुआ कोहरा, अलाव जलाने को मजबूर हुए लोग। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में 12 जनवरी को ऐतिहासिक एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसमें 17 देशों से 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रवासी सम्मेलन को लेकर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सेक्टर में शानदार काम कर रहे, उनके अनुभव कल प्रदेश को मिलेंगे। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और लगभग 70 देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि पहली बार ये हो रहा है तो बड़े स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि इसका आयोजन जो है अच्छे तरीके से किया जाए, साथ ही साथ प्रदेश के विकास में कैसे जुड़ सकते हैं और सभी के अनुभव क्या हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताई जाए, ताकि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही उनका भी लाभ ले सके और प्रदेश को भी उनके अनुभवों का लाभ मिल सके। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के चमोली, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सीएम धामी का कर्णप्रयाग और चमोली का दौरा है आज, जहां भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं मंच पर। उत्तराखंड के सीएम भाजपा प्रत्याशी भी उनके पास में दूसरे सोफे पर मौजूद हैं और सभी ने सबसे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अभी कुछ ही देर बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगेंगे। स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। 100 से ज्यादा माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। वहीं पिछले 2.5-3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पारदर्शिता के साथ नौकरी में लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। पहले गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां अपनी परीक्षाएं देते थे, लेकिन उनकी मेहनत होने के बाद भी, उनके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होने के बाद भी उनको चयन का अवसर नहीं मिलता था।
चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे और योग्य और क्षमतावान गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। भाइयों बहनों, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसका परिणाम हुआ कि आज हमारे यहाँ के वही बेटे और वही बेटियां जो पहले परीक्षाओं में बैठते थे, उनका चयन नहीं होता था, आज उन्हीं का चयन एक साथ 1 में हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, 4 परीक्षाओं में वो चयन हो रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है, इसी हमारे चमोली जनपद से बहुत सारे हमारे बीच के हमारे भाई बहन उस परीक्षा में चयन हुए हैं। यही नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर आज उत्तराखंड के रहने वाले हर जिले से एसडीएम बने, तहसीलदार बने हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है नैनीताल एटीआई में। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। दंगारोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और खून जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है, उसके खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक और गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उस समय संविधान के अनुच्छेद 44 में वह प्रावधान करके गए कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए, यानी कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता लागू करना, यहाँ विधेयक बनाना, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकालने का काम आप सब लोगों ने किया है। ये विधेयक के रूप में पारित हो गई है और इसी माह ये एक्ट बनकर तैयार हो गया है, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब बाहर से जमीन खरीदने वालों के खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी भी गहनता से जांच कर रही है। और कोई भी व्यक्ति इधर उत्तराखंड में 12 जनवरी को ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 1 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रवासी सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 17 देशों से 60 प्रतिनिधि उत्तराखंड आएंगे। यूएई से 19, जापान से 10, सिंगापुर से 4, न्यूजीलैंड से 3, कनाडा, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया से 2-2, अमेरिका, वियतनाम और ओमान से भी 2-2 प्रवासी उत्तराखंड आएंगे। जर्मनी, आयरलैंड, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड से 1-1 प्रवासी सम्मेलन में 4 अलग अलग सत्रों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। कृषि एवं उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावना पर चर्चा भी की जाएगी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में 12 जनवरी को ऐतिहासिक होने वाले इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। 1 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 17 देशों से 60 प्रतिनिधि उत्तराखंड आएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। पंत जी, 12 जनवरी को ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसका उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करने वाले हैं, कितना भव्य, कितना खास ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए रहने वाला है? पंत जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बकायदा दिशा निर्देशन में एक प्रवासी सम्मेलन किया जा रहा है जो कल होगा। और कल उत्तराखंड में इस प्रवासी सम्मेलन में तमाम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग पहुंचेंगे। हालांकि मूल उत्तराखंड के ही होंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में या दुनिया के किसी भी कोने में वो कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं या बड़े पदों पर आसीन हैं, वो आकर के उत्तराखंड के प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और उत्तराखंड में किस तरीके का कारोबार हो, उत्तराखंड में एडवेंचर में, टूरिज्म में, अध्यात्म में, आयुर्वेद में, आयुष में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उत्तराखंड में रोजगार का सृजन हो सकता है, उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो सकती है, उसको लेकर के क्या उनका रोड मैप है, क्या वो सरकार से चाहते हैं, सरकार कैसा एनवायरनमेंट अपने
कारोबारियों को, इन्वेस्टरों को देना चाहती है, उसको लेकर एक व्याख्यान होगा जिसमें मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड में किस तरीके से राज्य सरकार वन विंडो सिस्टम के माध्यम से अपने इन्वेस्टकर्ताओं को या निवेशकर्ताओं को क्या क्या सौगात उत्तराखंड में देने जा रही है, किस प्रकार से लोगों के सामने इस तरीके की दुश्वारियां जो दूसरे राज्यों में मिलती है वो उत्तराखंड में नहीं मिल पाएगी। यानी लीज, चाहे जमीन सस्ते दामों पर देने की बात हो, जल या पेयजल की आपूर्ति बहाल करने की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, इसके अलावा अच्छा वातावरण देने की बात हो, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सिक्योरिटी देने की बात हो, जो एक कारोबारी को आवश्यकता होती है, उसके मद्देनजर उत्तराखंड में, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले इन्वेस्टर समिट भी कराई गई थी, उसका मकसद भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा कारोबार किया जा सके, औद्योगिक घराने यहाँ पर निवेश कर सके और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक कदम आगे बढ़ते हुए इसकी शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि इसमें तकरीबन 5,000 से भी अधिक लोगों की आने की संभावना है। पंत जी, अगर कार्यक्रम के विस्तार से जानकारी चाहे कि ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित होने वाला है, इसकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत खास इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि 17 देशों से 60 प्रतिनिधि उत्तराखंड आने वाले हैं और कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को एक ठीक तरीके से दर्शाने के लिए, उत्तराखंड की छवि को एक ठीक तरीके से दर्शाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जाता है। पंत जी, बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और इसमें तमाम देशों के और उत्तराखंड के मूल से जो लोग बाहर रहते हैं या कारोबार करते हैं, अलग अलग पदों पर आसीन हैं, उन लोगों से निमंत्रण देकर उनको बुलाया गया है ताकि वो एक आकलन, एक खाका तैयार कर सके उत्तराखंड के लिए। अगर किसी के पास कोई रोड मैप है तो वो सरकार के साथ मंच के माध्यम से साझा कर सके। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों की प्राथमिकता के आधार पर ही रोड मैप तैयार किया जाए, अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो राजधानी देहरादून में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जब इसमें व्याख्यान होगा, जो प्रवासी उत्तराखंडी है वो आकर के अपनी अपनी अवधारणाओं को या फिर अपने अपने मंतव्यों को उत्तराखंड सरकार के सामने रखेंगे और उसको लेकर के वन विंडो सिस्टम के माध्यम से अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री उनकी बातों को अमली जामा पहनाने का प्रयास करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहले तो एक कार्यक्रम महज लगेगा, लेकिन जब कार्यक्रम के समापन के बाद उसका फॉलोअप लिया जाएगा, जब इंडस्ट्रियां यहाँ पर आएंगी और संभवतः एक कारोबारी जिस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार चाहता है, उस विस्तार में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर कर पाती है तो एक अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में निवेशकर्ता, इन्वेस्टर यहाँ पर पहुंचते हैं। और राज्य सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति उत्तराखंड को हो, ताकि उत्तराखंड के रोजगार का सृजन होने के साथ साथ युवाओं को रोजगार मिल सके और उत्तराखंड आर्थिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ठीक है पंत जी, आखिरी सवाल आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण भी ये सवाल बन जाता है कि ये कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित होने वाला है, शुरुआत इसकी किस तरीके से होगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या क्या प्लान्स आगे के रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया जाएगा, इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रवासियों का जो सम्मेलन है उसका शुभारंभ करेंगे। इससे पहले जो छोलिया नृत्य है उसके माध्यम से पारंपरिक वेशभूषा में उत्तराखंड संस्कृति विभाग के एक टोली उन तमाम अतिथियों का गंतव्य स्थान तक ले जाने में, उनका स्वागत करने में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया जाएगा ताकि उनको मंच पर स्थान दिया जा सके। जब पंडाल में वो पहुंचेंगे उसके बाद सरकार अपना एक पक्ष रखेगी, मुख्यमंत्री उसका उद्बोधन करेंगे और सीधे तौर पर बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार क्यों प्रवासी सम्मेलन करना चाहती है, प्रवासी सम्मेलन करने के पीछे मकसद क्या है और राज्य सरकार किस तरीके का रोड मैप वर्तमान में दे रही है और आगे क्या कुछ देने वाली है, ताकि उत्तराखंड में लोग एडवेंचर के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर यूं कहें कि आयुर्वेदा के क्षेत्र में अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको राज्य सरकार की तरफ से क्या सहूलियतें मिलने वाली है, राज्य सरकार उनसे क्या चाहती है, ये रोड मैप पूरा रखा जाएगा प्रवासियों के सम्मुख सरकार की ओर से। और सरकार के सामने प्रवासी भी अपना जो एक रोड मैप होगा, एक खाका तैयार करके जो लाएंगे, जो क्योंकि उनको पता है कि राज्य सरकार ने उनको अगर बुलाया है तो वो भी राज्य सरकार जिनसे कुछ चाहती है कि कोई प्लान दे, उस प्लान पर सरकार एग्जीक्यूशन करने में अधिकारियों को निर्देशित करे। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम कल होगा। ठीक है पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी, तमाम चर्चा हमारे साथ की। ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। प्रवासी सम्मेलन में 4 अलग अलग सत्रों में कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। उत्तराखंड में 12 जनवरी को ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसका उद्घाटन खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं।
उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी शामिल किया गया है। इसको लेकर के भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि योगी को उत्तराखंड के लोग आदर्श मानते हैं, यहाँ के लोग उनको सुनना चाहते हैं। योगी जी उत्तराखंड के बेटे हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहाँ उनकी कर्म भूमि भी रही है, छात्र राजनीति भी उन्होंने यहाँ की है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने नेता मानते हैं। मुख्यमंत्री भले उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी पूरे देश की भांति उत्तराखंड की जनता भी उनको बहुत पसंद करती है, उनको चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनको फॉलो करना चाहती है। इसलिए हमने उनका स्टार प्रचारक में उनका नाम रखा है। यदि उनका समय मिलता है तो निश्चित रूप से 2-3-4 जगह हम उनकी सभाएं करवाएंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अब हर प्रत्याशी वोटरों को रिझाने के लिए चुनावी मैदान में कूद चुका है। वहीं भाजपा से सभासद प्रत्याशी राजेश भट्ट ने अपने समर्थकों के साथ वोट की अपील की है। बता दें कि राजेश भट्ट के क्षेत्र में जनता ने चुनाव बहिष्कार की बात की थी, जिन्हें मनाने में राजेश भट्ट ने कामयाबी हासिल कर ली है। पूर्व में मैं यहाँ पे सभासद रहा हूँ, भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा है और जनता का अपार स्नेह और प्यार से मैं यहाँ से चुन के बोर्ड में गया हूँ, नगर पालिका बोर्ड में गया हूँ। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, चाहे वो नहरों का हो, चाहे वो नलकूपों का निर्माण कार्य हो, चाहे वो पाइप लाइन का हो, चाहे वो सड़कों का हो, वो कार्य मैंने किए हैं यहाँ पे। और जो कार्य बच चुके हैं उनको कार्यों को भी आगे किया जाएगा। और मैंने इस बार भी मैं जनता से यही बात कर रहा हूँ और अपील की है मैंने जनता से, और अपना अपार स्नेह प्यार देकर इस बार भी अगर आपने मुझे भिजवाया, जो कार्य अधूरे रह चुके हैं, जो कार्य शेष रह चुके हैं, उन कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और 5 साल में आपके जितने कार्य यहाँ पे विकास कार्य जो रुके हुए उनको पूर्ण करूंगा। बता दें कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और अपने अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील भी कर रहे। तो वहीं डोईवाला नगर पालिका चुनाव को लेकर सपा नेता फुरकान अहमद कुरैशी ने भाजपा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कुछ कारणों की वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार है। जहां डोईवाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से बिसात बीत चुकी है और कांग्रेस और भाजपा के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो चुनाव मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं। लगातार जो है जनता जो है वो अपने नगर पालिका अध्यक्ष को चुनाव के लिए जो है वो मन बनाए बैठी हुई है एक तरफ, तो वहीं जो ये राजनीतिक दल है वो जनता को रुझाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता है। हालांकि इस बार डोईवाला नगर निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, पर पिछली बार जो है डोईवाला नगर पालिका पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे साथ फुरकान अहमद कुरैशी जी हैं और क्षेत्र की तमाम जो समस्याएं हैं उनसे पूरी तरह वाकिफ हैं, रूबरू हैं, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं। फुरकान अहमद कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि किस तरह से डोईवाला में जो राजनीतिक जो इस टाइम माहौल चल रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, एक हर राजनीतिक दल जो है जनता को लुभाने का काम कर रहा है। आप भी पिछली बार चुनाव मैदान में कूदे थे और चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर आप चुनाव मैदान में रहे हैं पिछली जो नगर पालिका चुनाव रहा है, और पिछली बार जो है कांग्रेस ने इस सीट को जीता था। क्या विकास कार्य हैं जो अधूरे रहे हैं और किस तरह से डोईवाला का विकास होगा, बताइए। डोईवाला में नगर पालिका परिषद डोईवाला के नाम से है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों टिकट नदी पार भानियावाला और जोली ग्रांट में दिए। पहली बात तो यही है, क्या डोईवाला के लोगों को अपमानित करना चाहती है क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? जब डोईवाला नगर पालिका परिषद बना और डोईवाला के नाम से बना, पहली बात तो आपको मालूम है कि हमने जब ये बनाया जब भी विरोध किया था, आज भी विरोध है। जोली ग्रांट में कल पति पत्नी को हाथी ने मार दिया। नगर पालिका परिषद में जंगली जानवर का क्या काम है? जंगली जानवर आए दिन सती वाले में आ रहा, आपके छदामी वाले में आ रहा, आपके चांदमारी में आ रहा, और आपकी सरकार, आपके वन मंत्री कोई भी जरा भी वो नहीं है। आपके यहाँ से इस पर टोल बैरियर पे आ जाता है, परेशान है लोग।
तो नगर पालिका परिषद बना तो दिया पर विकास कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से। डोईवाला की नालियाँ आज भी छोटी छोटी हैं। अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा बारिश लग जाए तो यहाँ कोई निकासी नहीं है। डोईवाले में तो मुझे कोई विकास लगता नहीं भैया, मैंने तो देखा नहीं यहाँ विकास हुआ हो। लक्सर में नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी वेद प्रकाश वर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूजा हवन के साथ समाजसेवी प्रतिभा सैनी ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर प्रतिभा सैनी ने वेद प्रकाश वर्मा को शुभकामनाएं दी और नगर की जनता से वोट देने की अपील भी की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि वो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो संजय भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि वो भारी मतों से विजयी हुए, क्योंकि एक वो युवा है, ईमानदार है, कर्मठ है और लगनकारी। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो शासन प्रशासन जनता सबके बीच में लोकप्रिय हो और लड़के अपना हक ले। हक लेने के लिए सरकारी तंत्र से लड़ना आसानी बात नहीं होती है, लेकिन इनमें वो कैपेबिलिटी है कि ये पूरा करेंगे उसे। मैंने कार्यालय जो आज खोला है, ये युवाओं के प्रेरणा से इस कार्यालय को खोला है। युवा शक्ति ने मुझे कहा कि आपको एक बार ये संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 10-15 सालों में जो स्थितियां लक्सर नगर की रही है, मैंने शमशान भी देखे, कब्रिस्तान भी देखे हैं जिनके नाम पे कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इस नगर पालिका क्षेत्र में हुआ। 6-6 बार एक शमशान घाट के टेंडर छूटते हैं। तो मैं ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहता हूँ जिसमें नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो और नगर का विकास, जैसे सड़क, नाली और स्वच्छ जल की व्यवस्था, इन सब के लिए तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। नगर की मुख्य समस्या फिलहाल वर्तमान में आप देखें जल निकासी की है। किसी चेयरमैन ने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि नगर के नालों को कैसे जो रजवाए वगैरह हमारे पास कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में इस बार जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, वहीं मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2018 में हुए निकाय चुनाव में हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 2,13,181 मतदाता थे, जो कि अब बढ़कर 2,42,487 मतदाता हो गए हैं। लगभग 29,306 मतदाताओं की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसी के मद्देनजर इस बार निर्वाचन विभाग ने 11 सेक्टर, 2 जोन और 26 बूथ और 13 मतदान केंद्र बढ़ा दिए हैं। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में 31 सेक्टर, 6 जोन, 289 बूथ, 96 मतदान केंद्र और 60 वार्ड हैं। हल्द्वानी नगर निगम काठगोदाम विगत जो चुनाव थे वो 2018 में हुए थे। उस समय हमारे यहाँ कुल 263 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 289 हो चुके हैं। इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर्स थे वो 83 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और कुल जो मतदाता उस समय पंजीकृत थे 2,13,181 थे, जो अब बढ़कर 2,42,487 हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे 2018 में सेक्टर्स 20 थे, जो बढ़कर अभी हमने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता की दृष्टिगत उनको बढ़ाकर 31 किया है। साथ ही जोन की संख्या में भी एक वृद्धि हुई है और कुल 6 जोन इस समय नियत किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।